जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस मंच पर। साथियों, हमने हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की श्रृंखला शुरू कर रखी है और उसी श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने यूपीएससी के पाठ्यक्रम की चर्चा की थी और आपको किस हिसाब से हिंदी साहित्य पढ़ना है उसकी चर्चा की थी और हम आपको कैसे पढ़ाएंगे उसकी चर्चा की थी। देखो, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि आपको हमारे वीडियो के अनुसार चलना है और यूपीएससी के पाठ्यक्रम के अनुसार हम आपको लेके चलेंगे। तो आपको ये किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी कि आपको पाठ्यक्रम का पता है या नहीं पता है। आप प्रथम बार हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं तब भी आपके यहाँ कोई समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि हम सबसे पहले उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो जानने बहुत आवश्यक है। जिस बिंदु को बहुत ज़रूरी है जानना, उसको हम पहले चर्चा करेंगे और उसके बाद में है उसी से संबंधित दूसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे, ताकि आप लिंक कर सको, संपूर्ण पाठ्यक्रम को एक साथ समन्वित कर सको। इस आधार पे हमने ये डिज़ाइन किया है और हमारे इस पाठ्यक्रम की ये विशेषता है, हमारे इस कार्यक्रम की ये विशेषता है कि हमने ये यूपीएससी के पाठ्यक्रम अनुसार संपूर्ण हिंदी साहित्य को आकर्षक और रोचक पीपीटीओ के माध्यम से तैयार किया है, जिसके अंदर आपको पीपीटी मिलेंगी और इस पीपीटी का आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा, ताकि रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, शुरू करते हैं हम इस श्रृंखला को। यदि आपको ये श्रृंखला पसंद आती है तो कृपया इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलो देखो, हमने यहाँ हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया है। हमने यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू किया था और पिछले लेक्चर में मैंने ये बता दिया था कि साहित्य क्या होता है, साहित्य के इतिहास से क्या मतलब है, इन सब की चर्चा हमने कर ली थी। आज हमारे सामने जो बिंदु है वो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। ये यूपीएससी के पाठ्यक्रम का ही बिंदु है और मैंने ये भी बताया था आपको कि जो भी पाठ्यक्रम का बिंदु होगा मैं उसकी क्लास के अंदर चर्चा करते हुए ही आगे बढ़ूंगा। तो ये यूपीएससी के पाठ्यक्रम का बिंदु है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इतिहास लेखन से क्या मतलब है। यहाँ हम इतिहास, साहित्य का इतिहास की बात कर रहे हैं, तो साहित्य के इतिहास लेखन से क्या मतलब है। साहित्य के इतिहास लेखन का मतलब ये है कि आदि से अंत तक की साहित्य की परंपरा और साहित्यकारों एवं उनकी रचनाओं का जो कालक्रमिक विवरण है उसको लिखना ही क्या है, साहित्य का इतिहास लेखन है। आपको समझ में आ गया होगा कि साहित्य का इतिहास लेखन से क्या मतलब है। आदि से अंत तक की साहित्य की परंपरा, साहित्य की क्या परंपराएं रही हैं, साहित्य के अंदर कौन कौन से बिंदु शामिल हुए हैं, उसका दृष्टिकोण कैसा रहा है, उस तत्कालीन तदयुगीन परिस्थितियाँ कैसी रही हैं, इन सब परंपराओं का तथा साहित्यकारों, जो साहित्य लिखने वाले साहित्यकार हैं, उनका और उनकी रचनाओं का कालक्रमिक विवरण लिखना, यही क्या है, साहित्य का इतिहास लेखन है। ठीक है, अब हमने ये तो बता दिया आपको कि साहित्य का इतिहास लेखन है, तो बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो परंपरा है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो परंपरा है वो 3 भागों में बढ़ जाती है। 3 भागों में क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कई लोग कोशिश करते हैं, कई साहित्यकार कोशिश करते हैं, लेकिन इसकी जो वास्तविक शुरुआत या फिर इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो हम आचार्य शुक्ल को मानते हैं कि आचार्य शुक्ल के समय से हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है, जिसके बाद में साहित्य इतिहास का लेखन बहुत अच्छे और सुव्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से शुरू होता है। तो हमने इस आचार्य शुक्ल के युग को ही टर्निंग पॉइंट मानते हुए इस लेखन परंपरा को 3 भागों में बांट लिया है। कौन कौन सी? आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन, शुक्ल युगीन इतिहास लेखन, शुक्लोत्तर इतिहास लेखन। 3 भाग कौन कौन से हो गए? आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन, शुक्ल युगीन इतिहास लेखन, शुक्लोत्तर इतिहास लेखन। ये थोड़ा सा अगर आपको दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए आप होल्ड रखना। चलो शुरू करते हैं। अब आपको दिख गया होगा। तो हमने आपको ये बता दिया कि जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है उसको 3 भागों में बांटा है। आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन, शुक्ल युगीन साहित्य इतिहास लेखन, शुक्ल युगीन शुक्लोत्तर इतिहास लेखन। ठीक है, अब हम एक एक को पढ़ते हैं और इनकी विशेषताओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लेते हैं आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन। सबसे पहले कौन सा बिंदु लेते हैं? आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन। शुरू करते हैं, इसके अंदर देखते हैं। देखो, आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन के अंदर 2 प्रकार के लेखन होते हैं।
दो प्रकार के विशेषताएं हैं इनके अंदर, कुछ उन विशेषताओं के आधार पे हमने इसको क्या कर दिया, दो विभागों में विभाजित कर दिया। एक तो औपचारिक लेखन शुरू हो जाता है और एक अनौपचारिक लेखन। तो जो अनौपचारिक लेखन है उसके अंदर कौन कौन से इतिहासकार प्रयास करते हैं लेखन की, और औपचारिक लेखन में कौन कौन से इतिहासकार प्रयास करते हैं, उनकी चर्चा करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक तो अनौपचारिक एक औपचारिक है। औपचारिक का मतलब यहाँ ये है कि ऐसे ग्रंथों की रचना हुई थी जहाँ इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए थे। इसका मतलब अनौपचारिक लेखन हुआ था, ये इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से यहाँ कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा गया, इनको वैसे ही लिखा गया था, इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, अनौपचारिक बता दिया। देखो इसके अंदर क्या 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 विशेषताएं हैं, अनौपचारिक लेखन की विशेषताएं क्या हैं। इसके अंदर इतिहास बोध का अभाव है, अनौपचारिक लेखन के अंदर इतिहास बोध का अभाव है। रचनाकार के समय और तिथियों का उल्लेख नहीं है, किस रचना का कौन रचनाकार है और वो किस समय की है, इन तिथियों का उल्लेख भी नहीं है यहाँ पे। दूसरा, सिर्फ कवियों के नाम और उसका परिचय ही दिया गया है, कवियों का नाम दिया गया है और परिचय दिया गया है, इसका मतलब संपूर्ण जानकारियाँ भी यहाँ नहीं दी गई हैं अनौपचारिक लेखन के अंदर। अगर हम इसकी कुछ उदाहरणों की बात करें तो जैसे भक्तिमाला है, भक्तिमाला नाभादास द्वारा लिखी गई थी, जिसके अंदर 200 भक्तों के जीवन परिचय और उनके कृत्यों का उल्लेख दिया गया है। 200 भक्तों के जीवन परिचय और उनके कृत्यों का उल्लेख दिया गया है। और इसके अंदर इसके साथ देखो सिद्धों और नाथों की वाणी का भी उल्लेख किया गया है। हिंदी में जीवन चरित्र लेखक की परंपरा का सूत्रपात हुआ था, और यहीं से अनौपचारिक लेखन के अंदर क्या होता है, हिंदी में जो जीवन चरित्र लेखन है उसकी परंपरा का सूत्रपात हुआ था। कालिदास, हजारा आदि ग्रंथ इसके कुछ और उदाहरण मान सकते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं औपचारिक इतिहास लेखन की। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कोशिश में लिखे गए थे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कोशिश में लिखे गए थे, और लगभग 13वीं सदी के आसपास की बातें हैं ये। इसके अंदर क्या है, सीमित इतिहास बोध है। ठीक है, और इसके जो प्रयास हैं वो करने वाले इतिहासकार कौन है, प्रयास करने वाले इतिहासकारों में अगर नाम देखें तो देखो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है गारसाद ताशी, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन। इनको देखना, थोड़ा सा आगे जाके और चर्चा करेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। ठीक है, यहाँ तक कि आपकी बात कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि आचार्य शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन को हमने दो भागों में बांट लिया, एक तो अनौपचारिक एक औपचारिक। अनौपचारिक में बांटने का कारण ये था कि इस समय इतिहास लेखन के लिए कुछ ग्रंथ लिखे गए थे, लेकिन उनका उद्देश्य इतिहास लेखन लिखना नहीं था, इतिहास लेखन नहीं था उनका उद्देश्य, वो वैसे ही लिखे गए थे, इसलिए इनके अंदर इतिहास बोध का अभाव मिलता है। और यहाँ सिर्फ रचनाकारों के समय और तिथियों का ही उल्लेख मिलता है, और सिर्फ कवियों के नाम और परिचय ही दिए गए हैं। इनके अगर उदाहरणों की बात करें तो नाभादास ने लिखी थी भक्तमाला लिखी थी, जिसके अंदर क्या किया गया है, 200 भक्तों का जीवन परिचय दिया गया है और उनकी कृतियों का उल्लेख, उन भक्तों ने क्या क्या लिखा था इनकी कृतियों का उल्लेख दिया गया है। सिद्धों और नाथों की वाणियों का भी संकलन मिलता है इसी टाइम पे, और हिंदी में जीवन चरित्र लेखन की शुरुआत भी यहीं से अनौपचारिक लेखन से ही मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरा जो पार्ट है इसका, वो है औपचारिक लेखन। औपचारिक लेखन में क्या होता है कि ये कोशिश की गई है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। यहाँ जो ग्रंथ लिखे गए तो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से लिखे जाते हैं और इनके अंदर सीमित इतिहास बोध मिलता है। और इसके अंदर जो प्रयास करने वाले इतिहासकार हैं वो हैं गारसाद ताशी, मौलवी करीमुद्दीन, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम चलते हैं, एक बार औपचारिक लेखन के जो मुख्य इतिहासकार हैं उनकी बात कर लेंगे। औपचारिक इतिहास लेखन के अंदर जो मुख्य इतिहासकार कौन से हैं, वो है एक तो गारसाद ताशी। इन्होंने 1839 के अंदर इतिहास लेखन शुरू किया था, और इनका जो नज़रिया था वो साम्राज्यवादी नज़रिए से, इनका नज़रिया था वो साम्राज्यवादी नज़रिया था, और उसी दृष्टिकोण से इतिहास को लिखते थे। इन्होंने एक फ्रेंच भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इस्तवार de la littérature हिंदुस्तानी। ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसके अंदर देखो गारसाद ताशी ने क्या क्या किया है, कवियों, उनके कालों तथा रचनाओं का वर्ण कर्मानुसार, देखो ध्यान रखना है यहाँ, वर्ण कर्मानुसार व्यवस्थित वर्णन दिया है। गारसाद ताशी ने इस पुस्तक में कवियों, उनकी कालों और उनकी रचनाओं का, कवियों का, कालों का और रचनाओं का वर्ण के अनुसार, जैसे ABCD ऐसे होता है, उस हिसाब से इन्होंने वर्ण के अनुसार इनका वर्णन प्रदान किया था।
ठीक है। हिंदू और उर्दू के कवियों के जीवन चरित्र, जाति, निवास स्थान एवं रचनाओं पर अनुसंधान करने का प्रयास भी किया था। गारसादा ताशी ने हिंदू और उर्दू के जो कवि थे उनके जीवन चरित्र की, उनकी जाति के और उनके निवास स्थान पर और उनकी जो रचनाएं थी उनके ऊपर अनुसंधान करने का प्रयास भी किया था। और इस ग्रंथ में साहित्य रचनाओं के साथ साथ संगीत, इतिहास, दर्शन, चिकित्सा शास्त्र, गणित, विज्ञान संबंधी ग्रंथों की जानकारी भी मिलती है। उसके बाद में देखो गारसादा ताशी की फिर भी कुछ सीमाएं रह जाती हैं, क्योंकि इतिहास लेखन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। उसकी क्या सीमाएं रहती हैं उनको देख लेते हैं। इनमें मुसलमानों का पक्ष लेते हुए उर्दू भाषा और फारसी लिपि का पक्ष लिया, क्योंकि इनका नजरिया था वो थोड़ा सा बाइस्ड था। इन्होंने मुसलमानों का पक्ष लिया और इस कारण से उन्होंने उर्दू भाषा को और फारसी लिपि का पक्ष ले लिया तथा हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का उपेक्षा कर दी। ठीक है, तो ये कमी रह गई इनकी। और हिंदू और मुसलमानों के अंदर भी विभेद किया। ठीक है, हिंदू और मुसलमानों के विभेद किया, इस कारण से लेखकों का भी बंटवारा कर दिया। इसी आधार पे लेखकों का भी बंटवारा कर दिया। ये गारसादा ताशी की कुछ सीमाएं रह जाती हैं। उसके बाद में जो अगले इतिहासकार हैं वो शिव सिंह सेंगर है। देखो जो इतिहासकार हमें यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो हमारे पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे और जितना आवश्यक है उतना ही करेंगे। आप इतना ही देख लेना बहुत है, एग्जाम के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस दिखा के आओगे। शिव सिंह सेंगर की बात करते हैं तो ये 1883 ईस्वी में इतिहास लेखन की शुरुआत करते हैं और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो थी शिव सिंह सरोज नाम की। ठीक है, हिंदी भाषा में लिखी थी। 1000 कवियों की जीवनियाँ और कविताएं प्रकाशित की थी और वर्णन क्रमानुसार पद्धति में इन्होंने वर्णन प्रदान किया था, वर्णन क्रमानुसार। ठीक है, इतिहास बोध इनका भी कमज़ोर है, यहाँ इतिहास बोध इनका भी क्या है, कमज़ोर हो। ठीक है, उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन की बात करते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन 1888 ईस्वी के अंदर इतिहास लेखन की प्रयास करते हैं और एक पुस्तक लिखते हैं द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। देखो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये पुस्तक अगर नहीं याद रखोगे तो आंसर में थोड़ी प्रभावशीलता नहीं आएगी। अब देखो इनकी बात, जॉर्ज ग्रियर्सन की बात देखते हैं। इनका जो नज़रिया था वो क्या था, साम्राज्यवादी नज़रिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन का नज़रिया कौन सा था, साम्राज्यवादी नज़रिया था। और पहला वास्तविक इतिहास लिखा था इन्होंने, ये पहला वास्तविक इतिहास माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन को पहला वास्तविक इतिहासकार माना जाता है। किसका, हिंदी साहित्य का इतिहासकार माना जाता है। वो इतिहासकार नहीं है, हमने पहले बता दिया आपको वीडियो में। उस इतिहास में जो हम पढ़ते हैं, आधुनिक प्राचीन मध्यकालीन भारत का इतिहास जो पढ़ते हैं, वो इतिहास, वो विषय है, वो अलग है और ये एक अलग है। ठीक है, इसके अंदर अंतर क्या है वो पहले चर्चा हो चुकी है पहले वाली क्लास में। तो इनको पहला वास्तविक इतिहास मानते हैं, इनकी जो रचना है इसको। और वैज्ञानिक प्रयास किया गया था इनके द्वारा साहित्यकारों का काल कर्मानुसार। देखो वास्तविक डिमांड यही होती है कि काल के अनुसार हमें वर्णन मिलना चाहिए, और इन्होंने क्या किया, साहित्यकारों का काल कर्मानुसार परिचय दिया है। काल विभाजन और नामकरण का भी प्रयास किया है इन्होंने। जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण का भी प्रयास किया है। अब इन्होंने काल विभाजन के अंदर देखो चारण काल, मुगल दरबार, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ऐसे कुछ नाम दिए थे। काल का विभाजन किया और उनका नाम ये दे दिया, क्या नाम दिया, चारण काल, मुगल दरबार, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये सब नाम दिए थे इन्होंने। और संस्कृत, फारसी और प्राकृत को हिंदी से पूर्णतः भिन्न भी माना है इन्होंने ये भी कहा कि संस्कृत, फारसी और प्राकृत भाषा हिंदी से पूर्णतः भिन्न है। ये आपकी बात हो गई जॉर्ज ग्रियर्सन की। आगे चलते हैं थोड़ा सा, और जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन की कुछ सीमाएं देखते हैं और सीमाओं के अंदर ये चर्चा करते हैं कि इनकी क्या सीमाएं रहेंगी, कि इनके इतिहास लेखन को हम पूर्णतः साहित्य इतिहास लेखन के अंदर समृद्ध नहीं मान सकते। भक्ति आंदोलन का मूल कारण इन्होंने क्या बता दिया। देखो भक्ति आंदोलन का जो मूल कारण है, उन्होंने ये कहा कि ये ईसाईयत के प्रभाव से उत्पन्न हुआ है। जो भक्ति आंदोलन उत्पन्न हुआ था वो ईसाईयत के प्रभाव से मानते हैं। इस ईसाईयत के प्रभाव से मानते कि ईसाइयों ने जैसे यहाँ प्रचार किया, प्रसार किया, उसके कारण यहाँ भी भक्ति आंदोलन खड़ा हो जाता है। उसके बाद में विद्यापति की घोर संगारिक प्रशंसा। विद्यापति आगे जब सिलेबस में पार्ट है, हमारे सिलेबस का हिस्सा यही, विद्यापति को पढ़ना पड़ेगा, जब पढ़ेंगे तब बता देंगे अच्छी तरह से। विद्यापति की घोर संगारिक रचनाएं लिखते थे विद्यापति। उन संगारिक रचनाओं को भी ये क्या कहते हैं, ये भक्तिपरक है। देखो जॉर्ज ग्रियर्सन की सीमा क्या है कि ये विद्यापति की घोर संगारिक, मतलब संगारिक रचनाओं को भी ये कहते हैं कि ये भक्तिपरक रचनाएं हैं। तो ये भी इनकी थोड़ी सीमाएं है। और उर्दू को विदेशी भाषा मानते हैं। उर्दू को क्या विदेशी भाषा मानते हैं, जबकि उर्दू विदेशी भाषा ना होकर भारत में जन्मी भाषा है। ठीक है, उसके बाद में आचार्य शुक्ल ने इनसे प्रेरणा ग्रहण की थी। ये नोट दिया है हमने कि आचार्य शुक्ल ने जॉर्ज ग्रियर्सन से प्रेरणा ग्रहण की थी। जब आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की लिखेंगे तो उन्होंने इससे ही प्रेरणा ग्रहण की थी।
उसके बाद में चलते हैं हम आगे मिश्र बंधु की बात करते हैं। मिश्र बंधु, ये 3 भाई थे मिश्र बंधु, और इसलिए इनको मिश्र बंधु बोल देते हैं। 4 खंडों में इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, 4 खंडों में लिखा था मिश्र बंधु विनोद, ठीक है। इसके जो प्रथम 3 खंड है 1913 में और चौथा खंड 1934 में प्रकाशित हुआ था। इनका जो नज़रिया था वो रीतिवादी दृष्टिकोण है। इनका नज़रिया कौन सा है? रीतिवादी नज़रिया है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, इस मिश्र विनोद में क्या किया है इन्होंने, लगभग 5000 कवियों के जीवन और साहित्य का वर्णन प्रदान किया है। तथ्यों की प्रामाणिकता है इनके साहित्य इतिहास लेखन में, तथ्यों की प्रामाणिकता है। ये मिश्र विनोद है, इसके अंदर तथ्यों की प्रामाणिकता है। काल विभाजन और नामकरण का प्रयास भी करते हैं, और इन्होंने काल विभाजन के द्वारा 5 काल और 3 कालों के 2-2 उपखंड बताए हैं। 5 काल टोटल और फिर 3 कालों के 2-2 उपखंड बताए हैं। नाम याद रखने आपको जरूरी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ नाम भी नहीं बताए हैं, ठीक है। उसके बाद में नामकरण का जो आधार था इनका, कि नामकरण किस आधार पर रख रहे हैं, वो साहित्यिक और निर्विशेष नाम था। साहित्यिक का मतलब साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर नाम लिखा, और अगर ऐसी कोई प्रवृत्ति उनको नहीं समझ में आई तो उन्होंने क्या कर दिया, निर्विशेष नाम रख दिया, ठीक है। मतलब उसका कोई साहित्यिक प्रवृत्तियों से या फिर किसी लेखक से कोई मतलब ना हो, ऐसे ही रख दिया रेंडमली, उसको निर्विशेष बताएंगे हम। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब शुक्ल युगीन साहित्य इतिहास लेखन की बात करते हैं। देखो इससे पहले अब हमने अभी तक ये चर्चा की है कि शुक्ल पूर्व साहित्य इतिहास लेखन 2 प्रकार का है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक ऐसा साहित्य इतिहास लेखन के अंदर ऐसे ग्रंथ जो साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से नहीं लिखे गए हैं, और औपचारिक के अंदर वो ग्रंथ शामिल होंगे जिनको साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से ही लिखा गया है। और इसके अंदर जो लिखने वाले इतिहासकार हैं उनके नाम भी बता दिए मैंने, और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण थे उनकी बात कर दी, जैसे जॉर्ज ग्रेसन थे, ठीक है, और मिश्र बंधु हैं, ठीक है। आपको ये याद रखने पड़ेंगे जो महत्वपूर्ण मैंने बता दिए। आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब शुक्ल युगीन इतिहास लेखन की बात करते हैं। शुक्ल युगीन, देखो शुक्ल युगीन इतिहास लेखन 1929 ईस्वी में शुरू होता है, और शुक्ल जी का मानना था कि बिना साहित्य के इतिहास के व्यवस्थित इतिहास के आलोचना धर्म का निर्वाह नहीं हो सकता। देखो शुक्ल जी क्या थे, एक आलोचक हैं। शुक्ल जी क्या है, आलोचक हैं। तो इसलिए इनको ये महसूस होने लग गया कि साहित्य का जब तक हम व्यवस्थित इतिहास लेखन नहीं करेंगे तब तक हमारी आलोचना धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे हम। इसलिए ये कहते हैं कि बिना हिंदी साहित्य के व्यवस्थित इतिहास के आलोचना धर्म का निर्वाह संभव नहीं है, ठीक है। और शुक्ल जी का जो दृष्टिकोण है वो प्रत्यक्षवादी नजरिए से देखते हैं। ये इनका जो दृष्टिकोण है ये प्रत्यक्षवादी है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके अंदर क्या करते हैं, इतिहास बोध से संपन्न, ये जो इनकी पुस्तक है ये इतिहास बोध से संपन्न है, ठीक है। और ये क्या इस पुस्तक में क्या प्रोवाइड करवाते हैं, व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन के बाद काल विभाजन और नामकरण भी उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। इसके बाद में इनके जो काल विभाजन का जो आधार था, वो क्या था, विक्रम संवत था। लगभग ये क्या करते हैं, 900 वर्षों के जो इतिहास को 4 कालखंडों में बांट देते हैं। 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटते हैं। और वो 4 कालखंड कौन से हैं, देखो 4 वीर गाथा काल, इन्होंने इसका जो टाइम बताया वो विक्रम संवत 1050 से 1375 बताया। फिर अगले का नाम दिया इन्होंने भक्ति काल, और भक्ति काल का इसका जो टाइम बताया ये 1375 से 1700। और फिर अगला जो था उसको रीतिकाल नाम दिया, जिसको इन्होंने 1700 से 1900 ईस्वी तक का बताया। और आधुनिक काल की बात करें तो ये 1900 से लेके अत्यंत तक का बताया, मतलब आज तक का बताया, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं नामकरण का जो आधार था इनका, कि इन्होंने नामकरण ये वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल ये किस आधार पर रखे। तो इनके जो नामकरण का आधार है वो तद्युगीन परिस्थितियाँ हैं, तद्युगीन प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। भक्ति काल को इन्होंने निर्गुण और सगुण 2 भागों में बांटा है। रीतिकाल को इन्होंने रीति काव्य और रीति स्वच्छंद काव्य में भी बांटा है। तो अब आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि शुक्ल युगीन इतिहास लेखन के अंदर शुक्ल जी ने जो इतिहास लिखा है उसके अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी, जिसके अंदर इतिहास बोध से संपन्न दृष्टिकोण दिखता है। व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करने में ये पुस्तक सक्षम है। काल विभाजन किया इन्होंने और नामकरण भी किया, इसका आधार इन्हें वैज्ञानिक प्रयास है। काल विभाजन और नामकरण का वैज्ञानिक प्रयास किया है, इसका जो आधार लिया था वो विक्रम संवत लिया था। और लगभग 900 वर्षों के इतिहास को इन्होंने 4 कालखंडों में बांट दिया, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। और इनका समय आप ये देख लेना, एग्जैक्ट याद रहना जरूरी नहीं है, लगभग आपको याद रखना
पड़ेगा। नामकरण का जो आधार लिया है इन्होंने युगीन प्रवृत्तियों को लिया। भक्ति काल को इन्होंने 2 भागों में बांटा, जैसे ये भक्ति काल, इसको 2 भागों में बांट दिया, सगुण और निर्गुण, ठीक है। रीति काल को इन्होंने फिर 2 भागों में बांटा, रीति काव्य और रीति स्वच्छंद काव्य, ठीक है। यहाँ तक आपकी बात हो जाती है इसकी शुक्ल युगीन साहित्य इतिहास लेखन की। और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उनकी चर्चा करते हैं अभी। शुक्ल युगीन साहित्य इतिहास लेखन की कुछ सीमाएं हैं, उनमें क्या सीमाएं हैं देखो। इनका दृष्टिकोण प्रत्यक्षवादी है। दृष्टिकोण कौन सा है? प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी का मतलब होता है कि किसी कार्य की व्याख्या अगर निश्चित वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार, देखो यहाँ दे रखा है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण का मतलब है किसी कार्य की व्याख्या निश्चित एवं वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर करना, ठीक है। तो इनका जो दृष्टिकोण है प्रत्यक्षवादी है। अब प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण होने के कारण क्या होता है, ये ना तो रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व दे सके और ना ही पारंपरिक प्रभाव को महत्व दे सके। मतलब रचनाकार के व्यक्तित्व के कारण भी साहित्य के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ता है, और जो पारंपरिक तरीके से जो चलता आ रहा है प्रभाव, उसका भी तो रचना के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो इनको महत्व नहीं दे सके, इस कारण से ये इनकी सीमा रह गई। और अगली जो सीमा की बात करें तो इनकी ये है कि ये प्रत्येक घटना की क्या करते हैं, प्रत्येक घटना की व्याख्या केवल युगीन परिस्थितियों के आधार पर करते हैं, केवल युगीन परिस्थितियों के आधार पर करते हैं। जैसे भक्ति काल का उद्भव ये बताते हैं कि इस्लाम की प्रतिक्रिया के कारण हुआ है। युगीन परिस्थितियाँ ऐसी हुई थी कि इस्लाम की प्रतिक्रिया के कारण, इस्लाम की प्रतिक्रिया का मतलब ये है कि उस समय भारत पर इस्लाम धर्म के शासकों का वर्चस्व स्थापित हो गया था, और ये बताते हैं कि थके हुए भारतीयों के पास कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है कि वो फिर भगवान की पूजा करें, भगवान की पूजा के अलावा कुछ बचता ही नहीं है, इसलिए भक्ति काल का उदय हुआ है, ठीक है। और वे समकालीन साहित्य जैसे प्रेमचंद की रचनाओं का मूल्यांकन नहीं कर पाए, ये इनकी सीमाएं हैं। आपको ये सीमाएं याद रखनी, सीधी सी बात है, 3-4 पॉइंट है, कुछ नहीं ज़्यादा। एग्जाम में आपको लिखने में अपने शब्दों में लिखना है। याद रखने वाले पॉइंट कौन से हैं, इनका दृष्टिकोण कौन सा है, प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है। शुक्ल जी का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है, जिसके कारण ये रचनाकार के व्यक्तित्व को महत्व नहीं दे पाते और पारंपरिक प्रभाव को महत्व नहीं दे पाते, ठीक है। इतना याद रखना है। दूसरी बात करें दूसरे पॉइंट के अंदर, तो ये तद्युगीन परिस्थितियों के आधार पर प्रत्येक घटना की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये भी ठीक नहीं है। इस कारण से इन्होंने भक्ति काल का उद्भव क्या बता दिया कि ये इस्लाम की प्रतिक्रिया के कारण हो रहा है। और तीसरा जो बिंदु बताया हमने, वो समकालीन साहित्य जैसे प्रेमचंद की रचनाओं की व्याख्या नहीं कर पाए, इनका मूल्यांकन नहीं कर पाए, ये इनकी समस्या सीमाएं रह गई। उसके बाद में जो अगला बिंदु है हमारा, वो शुक्लोत्तर इतिहास लेखन है। शुक्लोत्तर इतिहास लेखन की बात करें तो शुक्लोत्तर इतिहास लेखन का मतलब है शुक्ल जी के बाद में इतिहास लेखन की भी कोशिश की गई थी। तो इसके बाद में किन किन ने इतिहास लेखन की कोशिश की थी, उन इतिहासकारों के बारे में देखते हैं। उनमें शामिल कौन कौन से हैं देखो। एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, फिर राम कुमार वर्मा जी हैं, फिर बच्चन सिंह जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। ये आपके सिलेबस में है, उन्हीं की चर्चा करेंगे। और भी हैं, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन हम जो सिलेबस में दे रखे हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे, क्योंकि इनको पढ़ना है आपको। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में पढ़ लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो ग्रंथ लिखा था उसका नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ये 3 ग्रंथ लिखे थे। कौन कौन से? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, ठीक है। इनका जो दृष्टिकोण है वो परंपरावादी दृष्टिकोण है। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। देखो आप कहीं पढ़ोगे तो ये आपको दे नहीं रखा होगा कि परंपरावादी दृष्टिकोण है इनका, ये आपको क्लियर होगा नहीं कि किस इतिहासकार का दृष्टिकोण कैसा है। और अगर आप ये ऐसा मेंशन करते हो कि ये परंपरावादी दृष्टिकोण के थे तो बहुत ज़्यादा प्रभावशील आंसर हो जाएगा आपका। तो परंपरावादी दृष्टिकोण के थे, ये साहित्य इतिहास की परंपरा के आधार पर व्याख्या करते हैं। इन्होंने साहित्य इतिहास की परंपरा के आधार पर व्याख्या की है और समग्रता पे बल देते हैं, ठीक है। इन्होंने भी कालखंडों एवं नामकरणों को सहज बनाने का प्रयास किया था। जो शुक्ल जी ने कालखंड और नामकरण दिए थे उनको सहज बनाने का प्रयास करते हैं, और सहज बनाते हुए ये क्या करते हैं, आदिकाल का समय बताते हैं 1000 से 1400 ईस्वी तक। और जो उन्होंने आदिकाल के बाद में उनके जो कालक्रम आते हैं, देखो शुक्ल जी के कौन से हैं, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। आदिकाल, उसके बाद में भक्ति काल, उसके बाद में रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल, ये शुक्ल जी ने बताए थे। अब ये क्या करते हैं, शुक्ल जी के जो कालखंड थे उनका नामकरण और उनका जो समय है उसको थोड़ा सहज बनाते हैं। सहज बनाते क्या करते हैं, आदिकाल को तो आदिकाल रहने दे, आदिकाल बना देते हैं प्रथम को तो, और दूसरे को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, तीसरे को उत्तर मध्यकाल कहते हैं और चौथे को आधुनिक काल कहते हैं। अब ये जो आदिकाल इसका समय बताते हैं 1000 से 1400 ईस्वी तक, पूर्व मध्यकाल का 1400 से 1700 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल का 1700 से 1900 ईस्वी तक और आधुनिक काल का 1900 से अद्यतन, ठीक है। ये इनको थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश करते हैं। और इसके अंदर आगे चल के ये 3 है, ये जो 2 हैं ये मतलब कि पूर्णतः स्वीकार नहीं होंगे और इसकी जगह वही रहेंगे जो पहले चला था, कौन सा है, भक्ति काल और रीतिकाल, ठीक है। और इनका ये जो स्वीकारी होगा वो आदिकाल हो जाएगा।
आदिकाल इनका स्वीकार कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और इनकी सीमाओं की बात करते हैं। इनकी जो सीमाएं हैं वो क्या हैं? परंपराओं पर अधिक बल देने के कारण ये रचनाओं में युगिन प्रभाव की उपेक्षा कर देते हैं। क्या करते हैं? ये परंपराओं पे अधिक प्रभाव दे रहे हैं तो युगिन कारणों के कारण जो भी प्रभाव दिखता है रचनाओं पे, उनकी ये क्या करते हैं? उपेक्षा कर देते हैं। और समग्रता के कारण ये वैज्ञानिकता पर बल नहीं दे पाते हैं। ठीक है, ये इनकी दो सीमाएं रह गई। अगला जो इतिहासकार है वो रामस्वरूप चतुर्वेदी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनकी चर्चा करते हैं। देखो, इन्होंने जो लिखा था वो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ लिखा था। और ये आचार्य शुक्ल से प्रभावित थे। आचार्य शुक्ल से प्रभावित है, इसलिए क्या करते हैं? शुक्ल जी के प्रत्यक्षवादी और युगिन दृष्टिकोण और प्लस द्विवेदी जी के परंपरावादी दृष्टिकोण का समन्वित दृष्टिकोण रखते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो दृष्टिकोण कौन सा है? शुक्ल जी का जो प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण है वो, और द्विवेदी जी का जो परंपरावादी दृष्टिकोण है, इन दोनों का समन्वित दृष्टिकोण रखते हैं। विचारों, तथ्य और दृष्टि का समन्वय है यहाँ, इनके पास विचारों, तथ्य और दृष्टि का समन्वय है। और अन्य समकालीन प्रयास कौन कौन करते हैं, इनकी भी चर्चा कर लेते हैं कि भाई इनके टाइम पे और भी कोई इतिहासकार हैं जो इतिहास लेखन की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ये ग्रंथ है इनका। ठीक है, भक्ति काल की धाराओं का सरल नामकरण करते हैं ये कौन? राम कुमार वर्मा। भक्ति काल की जो धाराएं थी उनका सरल नामकरण करते हैं, क्योंकि ये निर्गुण ज्ञानाश्री को संत काव्य धारा कहते हैं और निर्गुण प्रेमाश्री को प्रेम काव्य धारा कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में वीर गाथा काल को भी ये संधि काल और चारण काल में विभाजित करते हैं। संधि काल और चारण काल में स्वयंभू को ये हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। कौन? राम कुमार वर्मा। देख लो यहाँ से, ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना। स्वयंभू को ये हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं राम कुमार वर्मा। आगे जब हिंदी साहित्य के आरंभ की चर्चा करेंगे तब ये बिंदु वहाँ भी आएगा। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है इनके द्वारा। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, ये रोचक कहानी है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम क्यों दिया उन्होंने अपने ग्रंथ का, आगे बताएंगे आपको। शुक्ल जी से मुक्त हैं, यहीं पे बता देते हैं। चलो, शुक्ल जी से मुक्त हैं, न तो शुक्ल के पक्ष में है और न ही विपक्ष में, इस कारण से ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिख रहे हैं। ये नाम जो दिया इन्होंने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, क्योंकि ये शुक्ल जी से मुक्त हैं बिल्कुल, न तो शुक्ल के पक्ष में हो रहे हैं न ही शुक्ल के विपक्ष में। अभी तक क्या हो रहा था, या तो शुक्ल जी का विरोध करने वाले आ रहे हैं या शुक्ल जी के पक्ष में। ठीक है, तो इन्होंने अलग ही रीति चलाई कि वो शुक्ल जी को से मुक्त लेखन की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने नाम जो दिया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नाम दिया। ठीक है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल नामकरण को ये इन्होंने भ्रामक बताया है। क्या बताया? भ्रामक बताया है इन नामों को। आगे बात करते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की। डॉक्टर रामविलास शर्मा कोई व्यवस्थित ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन अपनी कुछ पुस्तकों में हिंदी साहित्य के इतिहास के पक्षों का विश्लेषण किया है, जैसे भारतेंदु युग में, निराला की साहित्यिक साधना में। और इनका जो नजरिया था वो मार्क्सवादी था, ये एक मार्क्सवादी चिंतक थे। इतिहास बोध समाजवादी यथार्थवाद से प्रेरित है। इनका जो इतिहास बोध है वो समाजवादी और यथार्थवाद से प्रेरित है। कोई भी साहित्य घटना मूलतः अर्थव्यवस्था के ढांचे से ही निर्धारित होती है। इनका ये मार्क्सवादियों का मानना होता है कि कोई भी साहित्य घटना अर्थव्यवस्था के ढांचे से ही निर्धारित होती है। ठीक है, आगे बातें करें तो नागरिक प्रचारणी सभा की बात करते हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास नामक ग्रंथ लिखने की कोशिश की जा रही है। अभी भी 16 खंडों में लिखा जा रहा है। ये जो ग्रंथ है ये 16 खंडों में लिखा जा रहा है और सामने शुक्ल के ढांचे को स्वीकार किया गया है। इसके अंदर शुक्ल के ढांचे को स्वीकार किया गया है। यहाँ तक कि हमारी बात कंप्लीट हो गई है। ठीक है, उसके बाद में हमारा जो अगला बिंदु है वो हम आगे वाली क्लास में शुरू करेंगे। और अगर ये श्रृंखला आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो कृपया इसको लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही आगे वाले वीडियो में, तब तक नमस्कार।